पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज चर्चा इस बात की करते हैं कि क्या गौतम अडानी जी और मुकेश अंबानी जी के बीच में वास्तविकता में प्रतिस्पर्धा चल रही है या ये नूरा कुश्ती चल रही है। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री का उदय देखेंगे, किस प्रकार से रिलायंस इंडस्ट्री बनी, तो रिलायंस इंडस्ट्री की शुरुआत पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से हुई। धीरूभाई अंबानी साहब ने पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पे अपनी शुरुआत की और उसमें रिफाइनरीज, पॉलीस्टाइरीन बनाना, जितने भी बाई प्रोडक्ट्स होते हैं ऑयल के, उनके बारे में उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया, अलग अलग यूनिट्स लगाई, कंसोलिडेशन किया। और रिलायंस इंडस्ट्री का जो प्रारंभ हुआ था वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से हुआ था। आपको पता होगा, याद होगा, विमल टेक्सटाइल नाम से एक उनके यूनिट हुआ करती थी, जिसके अंदर पूरा एंड प्रोडक्ट, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जो बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनका उत्पादन, उनके ऊपर अपना आधिपत्य, और उसके बाद यार्न बनाना और फाइबर बनाना, क्लोथ बनाना, ये सारी चीजें रिलायंस इंडस्ट्री ने शुरू की थी। तो उनकी शुरुआत तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से हुई। लेकिन उसके बाद अंबानी साहब ने यह सोचा कि अगर सारे, इफ दे पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, अगर सब कुछ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में कर देंगे और कल मान लीजिए पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में कोई बुरा समय शुरू हो गया और उसके बाद जो उन्होंने मार्केट से बहुत सारा शेयर होल्डर से पैसा उठाया है और लोन उठाए हैं, उसमें परेशानी आ जाएगी, शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। इसलिए उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन करना शुरू किया, अलग अलग नए नए एरिया में जाना शुरू किया। रिलायंस पावर बनी, रिलायंस रिटेल बनी, फिर वो टेलीकम्युनिकेशन के एरिया में आए। इसका माने रिलायंस इंडस्ट्री ने शुरुआत तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से की, लेकिन उसके बाद उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया। और मुकेश अंबानी साहब ने जिस प्रकार से अपने तीनों बच्चों को अलग अलग विंग्स दे दी, किसी को रिटेल दे दिया, किसी को पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री दे दी, किसी को टेलीकम्युनिकेशन दे दिया, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अपने अपने एरिया में आगे बढ़ो, कंसोलिडेशन करो और उसके बाद जो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहो करो। तो ये तो रिलायंस इंडस्ट्री की यात्रा रही। रिलायंस इंडस्ट्री ने एक चीज का जरूर ध्यान रखा शुरुआत से कि उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को रिवार्ड किया। जिन लोगों ने भी रिलायंस इंडस्ट्री में पैसा बनाया या लगाया, शुरुआत से आज तक उनको कैपिटल एप्रिसिएशन के माध्यम से जो एप्रिसिएशन हुआ रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर का, उससे इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, शेयर होल्डर्स को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और इसीलिए ऐसी साख बन गई रिलायंस इंडस्ट्री की कि जिन लोगों ने रिलायंस इंडस्ट्री में पैसा लगाया था इक्विटी मार्केट में, उन्होंने कहा कि भाई अगर रिलायंस इंडस्ट्री को कभी भी पैसे की जरूरत होगी तो हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। एक्सपेंशन पे एक्सपेंशन होता रहा, रिलायंस इंडस्ट्री को पैसे की कभी कमी नहीं पड़ी। डेट उन्होंने जो लोन लिए थे वो बहुत कम लिए। और इस प्रकार से, क्योंकि आप जानते हैं जब आप लोन लेते हैं, इंडस्ट्री के लिए लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होता है। लेकिन अगर आप इक्विटी मार्केट से, शेयर मार्केट से पैसा उठाते हैं तो डिविडेंड देने की कोई कंपनीज के ऊपर बाध्यता नहीं है। वो चाहे तो डिविडेंड दें, ना चाहे तो जो प्रॉफिट कमाएं उसको यूनिट्स के एक्सपेंशन में लगा दें। रिलायंस इंडस्ट्री ने इस प्रकार से इक्विटी बेस ज्यादा रखा था। लेकिन हालांकि अभी उन्होंने निर्णय लिया कि $3 बिलियन का वो लोन उठाएंगे। अब वो लोन से पैसा क्यों उठाना चाह रहे हैं, या उनको ये अंदाजा हो गया था, जैसे 3-4 महीने के अंदर आपने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर करीब 35% नीचे आ गए, तो या तो उनको लगा था कि इक्विटी मार्केट से पैसा उठाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने डेट की अपनी व्यवस्था की। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप अडानी जी का उदय देखेंगे तो आज से 15 साल पहले अडानी जी कोई बहुत बड़े उद्योगपति नहीं थे। अडानी जी की जो रफ्तार थी, जब तक
मनमोहन डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, करीब 50-60 हजार 1 लाख करोड़ के आसपास की उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन थी और इतना बड़ा नाम नहीं थे कि वो मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्री को टक्कर दे सकें। लेकिन जब मोदी जी की सरकार बनी तो मोदी जी भी गुजरात के रहने वाले हैं, अमित शाह साहब भी गुजरात के रहने वाले हैं, मुकेश अंबानी साहब भी गुजरात के रहने वाले हैं और गौतम अडानी साहब भी गुजरात के रहने वाले हैं। तो वहां से 2014 से गौतम अडानी जी का उदय शुरू हुआ और उदय शुरुआत होने पे ज्यादातर उनको ऐसी संस्थाएं दी गई जो कि सरकारी संस्थाएं थी, पोर्ट्स थे, एयरपोर्ट्स थे, कोल माइनिंग का था, उसके लिए उन्हें बेइंतहा बैंकिंग लोन्स दिए गए और उसके बाद उन्होंने फॉरेन से भी पैसा उठाया, इक्विटी से भी उठाया, लोन से भी उठाया, एफडीआई से भी उठाया और धीरे धीरे रिलायंस इंडस्ट्री की टक्कर की कंपनी अडानी की बन गई। बहुत सारी कंपनियां हैं अडानी जी की, आप जानते ही हैं, अडानी एंटरप्राइज है, अडानी पावर है, अडानी पोर्ट है, अडानी ग्रीन एनर्जी है और अडानी विल्मर थी और उसके अलावा अडानी टोटल है, अडानी टोटल जिससे हम लोगों के घर में गैस आती है। तो बहुत सारी कंपनी हो गई, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब करीब मुकेश अंबानी साहब की टक्कर का हो गया और विश्व के दूसरे तीसरे नंबर के सबसे बड़े पूंजीपति उद्योगपति गौतम अडानी जी बन गए। लेकिन जब ये कंपेयर किया गया कि बाकी टाटा की कंपनी है, बिरला की कंपनी है, रिलायंस की कंपनी है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, इन सब कंपनियों से कंपैरिजन किया गया तो पता चला कि गौतम अडानी जी और अडानी जी की कंपनियां इतनी ज्यादा प्रॉफिट कमाने के बावजूद और इतनी ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन के बावजूद उन्होंने जो टैक्स दिया है गवर्नमेंट को वो काफी कम दिया है और उनके यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो भी बहुत कम है। जबकि भारत जैसे देश के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है वो है टैक्स कलेक्शन और वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। लेकिन अडानी जी की कंपनी बड़ी तो होती चली गई लेकिन उन्होंने रोजगार सृजन में बहुत ज्यादा काम नहीं किया और सरकार को टैक्स भी नहीं दिया। वो एक अलग मुद्दा है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम किया, चीजें लीज पे ली और उस पर उन्होंने अपने जो कॉन्ट्रैक्ट के लोग हैं लगाए, इसलिए रेगुलर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन जो बात रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने उदय से पहले प्रारंभिक रूप से शुरू की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पे, वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पे अभी एक नया मार्केट के अंदर सूचना आई कि गौतम अडानी जी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पे प्रवेश करना चाहते हैं। जबकि ये खबर जो है 2 साल पुरानी है। 2 साल पहले एक जॉइंट वेंचर क्रिएट हुआ था और ये जॉइंट वेंचर जो मुंद्रा पोर्ट है गुजरात के अंदर, वहां पे 35,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लगाने की बात हुई थी और इसके अंदर एक थाईलैंड की कंपनी है इंडोरामा, जिसके मालिक हैं आलोक लोहिया साहब, जो दिल्ली के यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, भारतीय हैं, लेकिन वो जाके थाईलैंड के अंदर सेटल हो गए और इंडोरामा एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ी कंपनी है। तो ये हुआ कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की एक रिफाइनरी मुंद्रा पोर्ट में लगेगी जिसमें 50% स्टेक जो है वो लोहिया साहब का होगा, इंडोरामा का होगा और 50% स्टेक गौतम अडानी जी का होगा। तो अब ये प्रश्न उठने लगा कि जहां से शुरुआत रिलायंस इंडस्ट्री ने की थी और गौतम अडानी जी ने दूसरी तरफ से बड़ी बड़ी जो सीमेंट कंपनियां हैं उनका अधिग्रहण किया, उनको लिया, सीमेंट इंडस्ट्री पे अपना तूती बुलवाई और लोहा मनवाया और अब उन्होंने पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में आखिर प्रवेश क्यों किया। अब कुछ लोगों का इंटरप्रिटेशन यह है कि वो मुकेश अंबानी साहब से टक्कर लेना चाहते हैं, मुकेश अंबानी साहब को टक्कर देना चाहते हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में मुकेश अंबानी साहब को पीछे धकेलना चाहते हैं। और ये भी इंटरप्रिटेशन लोगों ने किया कि शायद मोदी जी गौतम अडानी जी का ज्यादा फेवर कर रहे हैं और मुकेश अंबानी साहब रिलायंस इंडस्ट्री का उतना ज्यादा फेवर नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक हाथ पे जहां पे ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री लगाने की बात गौतम अडानी जी ने की, वहीं पर जो नवी मुंबई के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसके अंदर एक बहुत बड़ा लैंड बैंक 5,228 एकड़ का लैंड बैंक 2,200 करोड़ रुपए में जय कॉर्प के जो आनंद जैन साहब हैं उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री को बेच दिया। और आप देखिए 5,228 एकड़ 2,200 करोड़ में, ये तो बिल्कुल थ्रो अवे प्राइसेस हैं। इतने में तो आपको रेगिस्तान में भी शायद जमीन ना मिले जो मिल गई उनको। अब ये प्रश्न हुआ कि क्या ये जो लैंड दिया गया है जय कॉर्प द्वारा रिलायंस इंडस्ट्री को, ये सरकार ने दिया है या जय कॉर्प ने बेचा है।
तो ये लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने ये इंटरप्रिटेशन दिया है तो जय कॉर्प ने बेचा है, सरकार ने तो नहीं बेचा है। लेकिन जिन लोगों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नियमों का पता है, उसके बारे में ये पता होता है कि जो एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स होते हैं वो एक बाउंड्री वॉल के अंदर बनी हुई एरिया होती है जो केवल एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार बनाती है, और ये लैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लैंड होती है, और जिस भी इंडस्ट्रीज को ये लैंड दी जाती है वो लीज पे दी जाती है। तो इसका माने जय कॉर्प ने अपनी लैंड रिलायंस इंडस्ट्री को औने पौने दाम पे बेच दी। जो दाम कई गुने ज्यादा था वो रिलायंस इंडस्ट्री को बेच दिया। अच्छा, ये हुआ कि जब ये खबर आई तो उसके बाद जय कॉर्प के शेयर टूट गए, बुरी तरह से टूट गए। और मानी बात है, कॉर्प भी एक लिस्टेड कंपनी है, शेयर मार्केट के अंदर कंपनी है, उसके भी लाखों शेयर होल्डर्स हैं। ये दूसरी बात है कि आज की तारीख में उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम है। और आनंद जैन साहब का मुकेश अंबानी साहब के क्या रिलेशंस हैं ये जग जाहिर है, सबको पता है। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि जो जय कॉर्प ने अपनी लैंड बेची रिलायंस इंडस्ट्री को, क्या इसमें सरकार की अनुमति से बेची या सरकार की बिना अनुमति की बेची, और क्या इस औने पौने दाम पे बेचने से जय कॉर्प के शेयर होल्डर्स के शेयर्स के दाम गिर के जो उनको नुकसान हो, ये नुकसान क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कानून के अनुरूप था, और क्या इसमें सरकार की अनुमति ली गई थी कि नहीं ली गई थी? क्योंकि जहां, जैसे मैंने पहले बताया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर कोई भी लैंड डील होती है या कोई भी चीज होती है तो बिना गवर्नमेंट की और कॉमर्स मिनिस्ट्री की परमिशन के वो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब कि ये जो औने पौने दाम पे जय कॉर्प ने रिलायंस इंडस्ट्री को लैंड बेची, इसका मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का और बाकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का और बाकी सबका इसमें सहमति थी, तभी जय कॉर्प ने बेची होगी। और इसके माध्यम से जय कॉर्प के शेयर होल्डर्स के साथ जो नुकसान उनको हुआ, उनके शेयर्स में गिरावट आई, क्या इसके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू या इसमें स्टॉक एक्सचेंज, सेबी और डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स को इंक्वायरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मैं जो सूचना है अवेलेबल, मैं उसके बेसिस पे बोल रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई दोषी है या कोई गलत हुआ है, मैं केवल ये कह रहा हूं क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जब ये खबर आई है उसके बाद जय कॉर्प के शेयर तो बहुत ज्यादा नीचे गिरे हैं और रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर बहुत ज्यादा बढ़े। तो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा इंटरप्रिटेशन है, जो बाकी लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जाके वो रिलायंस इंडस्ट्री को टक्कर देना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है सरकार ने जय कॉर्प के माध्यम से रिलायंस इंडस्ट्री को भी एक बहुत बड़ा लैंड बैंक औने पौने में दाव पे दिला के मुकेश अंबानी साहब का भी फायदा करा दिया है। और यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि अडानी जी की दो जो फॉरेन पार्टनर्स थे, एक टोटल गैस फ्रांस की और एक विल्मर कंपनी, जो कि अडानी विल्मर, जो फॉर्च्यून ऑयल, जो एफएमसीजी का एक बहुत जरा पॉपुलर नाम है, उसको बनाने में थे। उसमें विल्मर, अडानी विल्मर से तो अपना हाथ अडानी जी ने खींच लिया, अपने सारे इक्विटी शेयर्स को बेच दिया है। और जो अडानी टोटल जो हमारे घर में गैस सप्लाई करती है, उसमें टोटल गैस ने निर्णय लिया है कि जब तक अमेरिका के अंदर कोर्ट इन्हें बाइज्जत बरी नहीं कर देता, तब तक हम कोई नई फाइनेंस नहीं करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद 2 साल पहले लिया गया निर्णय, जो मुद्रा पोर्ट में 35,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाने की बात हो रही है, वो केवल इसलिए कि 2 इंटरनेशनल जायंट से अलग होने के कारण अडानी जी की जो एक फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कम हो रही है इक्विटी मार्केट से और लोन के माध्यम से बाजार से पैसा उठाने की, उसको लोहिया साहब के माध्यम से, इंडोर रमा के नाम से माध्यम से पैसे को, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप लगाएं तो प्रोजेक्ट लगाना या घोषित करना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए पैसा उठाना बहुत मुश्किल है। और ऐसी परिस्थिति में जब आपके खिलाफ कई देशों में जांच चल रही हो और अमेरिका का कोर्ट भी आपको सम्मन इशू कर रहा हो, उस समय पैसा उठाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या 2 साल पहले लिया गया निर्णय, जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री लगाने के बाद मुद्रा पोर्ट में हुई है, उस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए घोषणा आप की गई है। तो मुझे ऐसा लगता है अंबानी जी और अडानी जी के बीच में कोई मतभेद नहीं है। मोदी जी के दोनों अच्छे चहेते लोग हैं, उन्होंने अंबानी जी को भी फायदा पहुंचा दिया है और अडानी जी को भी फायदा पहुंचाने के लिए ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का शगुफा छोड़ा गया है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।